डालो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं नहीं डालता, मैं फिक्स लोग हैं उन्हीं के ऊपर मैं केंद्रित हूँ और उन्हीं को मैं कहता हूँ। इसके आगे मैंने कहा कोई क्यों, रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद में डाल दो, ट्विटर पे डालो, फेसबुक पे डालो, जहाँ डालो डाल दो। वरना क्या होता है कि ये लोग, जैसे ये जो आई थी ना ये अनिता, उस दिन डिस्टर्बेंस का पार्ट हो सकती है ये, उस दिन मैंने निकाला था, बार बार निकाले न करें मंगा नहीं। अब ये विजय प्रकाश भी पता नहीं कौन क्या है। मैं अब एंट्री नहीं दे रहा हूँ, जो भी है आपने दे दिया, ठीक है ना, ट्विटर पे गलत डाल दिया आपने। मैं एंट्री लिमिट जो भी मैं जानता हूँ उन्हीं को एंटर करूंगा मैं। तो ये क्या, इनको तो अपना टाइम पास, पता नहीं कौन से वोट मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा। एक अजीब तरह का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया। क्या मकसद है? अरे भाई 400 पार हो चाहे 800 पार हो, हमें तो कोई मतलब नहीं, कितने पार हो जाना तुम, हमें कोई बीमारी नहीं, पार नहीं। हम तो गांव गरीब किसान मजदूर के बीच में बैठे कुछ बातें कर लेते हैं, लोगों को ज्ञान को एक जगह ला करके लोगों तक बांटने की कोशिश करते हैं, अवेयरनेस हो। तो इसलिए जो बिना आईडी प्रूफ के मैं आज एंट्री नहीं दूंगा, ये भी एक दुख सा आया था, मैंने एंट्री नहीं दी। ट्विटर पे तो क्या कई तरह के हैं लोग, उसमें क्या है कि वो अपने ट्विटर पे जो, अब ये रिकॉर्ड हो जाएगा ना, अब रिकॉर्डिंग है, आज का सेशन रिकॉर्डेड है, ये मैं पहले बता देता हूँ, और नहीं रिकॉर्ड हो ना तब उसको कह देंगे, इसलिए अपने उसी लाइन पे बात करेंगे। 1 मिनट अपना ऐसे है। ये राकेश पता नहीं कैसे ज्वाइन कर रहा है। ये राकेश जी आप अपना परिचय दीजिए, राकेश जी। क्यों राकेश भाई? चलो ठीक है, मैंने हटा दिया। अपनी बात को परिचय पूछते ही तुरंत आप कहो कि मैं इसके मार्फत हूँ और ऐसे आया हूँ। मैं अब डिनाई कर रहा हूँ, किसी का हो तो नोट अलाउड में है ये। चलो 11:30 हो गए, जो भी अपन लोग हैं, हाँ बीच में कोई हमारा आईडी प्रूफ वाला मिलेगा तो उनसे बात करेंगे और बड़े तसल्ली से हम करेंगे। सेशन हमारा रिकॉर्डेड है। होली की सभी को राम राम। साथियों आज ये सेशन एक्चुअली युवाओं को समर्पित है, और युवाओं को समर्पित इस बात के लिए है कि एक दिल्ली में एक महाकुंभ हुआ जिसकी अध्यक्षता मोदी जी ने की, हमारे पीयूष गोयल जी मंत्री थे। उस महाकुंभ को मैंने सुना और उसके बाद में मुझे जचा कि इस पे कुछ डिस्कशन करना चाहिए। तो एक तो मैं पृष्ठभूमि बना दूं कि आखिर ये सब आ रहे हैं, आज सारे लोग आ रहे हैं, आपने जो है ना, तो एक तो मैं पृष्ठभूमि बता दूं कि हमारा जो ये युवाओं को जो नौकरी देने का जो सिस्टम है वो क्या बनाया इस सरकार ने। पहले तो एक अलग ही सिस्टम था, आप फॉर्म भरते थे, कंपटीशन होता था, सिलेक्शन हो जाता था, नौकरी का मतलब। इन्होंने फिर 3 भाग बनाए इन्होंने, और 3 भाग ऐसे बने, एक नाम दिया नौकरी, एक का नाम दिया रोजगार, और एक का नाम दिया स्वरोजगार। स्वरोजगार के अंडर में ये आपका स्टार्टअप का एजेंडा आता है। तो रोजगार की परिभाषा इन्होंने ये दी कि जो सरकार के अंदर जो लोग हैं वो जो है वो रोजगार कहलाएगा, नहीं नौकरी कहलाएगी उनके लिए, कि इतने लोगों को हमने नौकरी दी, इसका मतलब आप समझो कि वो सरकार की नौकरी दी। 8 लाख वैकेंसी थी, अभी इन्होंने भरे नहीं है। रोजगार का मतलब इन्होंने ये माना है कि ये कंपनियों के मार्फत ईपीएफओ के नंबर मिल जाएं, और जो रोजगार ये समझो कि फैक्ट्रियों में इनमें है, उसको ये रोजगार कहते हैं। स्वरोजगार का मतलब इन्होंने 3 भागों में बांटा कि एक तो ये स्टार्टअप का कहानी, एक मुद्रा लोन देकर करके आप स्वरोजगार खड़ा कर सकते हो, एक स्वनिधि रोजगार जो भी है उसके तहत तो आप उसको स्वरोजगार ले सकते हो। और इनको ये कहा गया कि आप जॉब सीकर नहीं रहोगे, जॉब क्रिएटर रहोगे, ये इनको टाइटल दिया। तो हमारा केंद्र बिंदु इधर रहेगा कि हम इस स्वरोजगार के बारे में बात करें।
रोजगार की जो मोटी मोटी कहानी है उसका थोड़ा सा वर्णन कर दूं कि रोजगार के लिए इन्होंने एक ढांचा खड़ा किया जिसका नाम एबीसी दिया। एबीसी का मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी एक बैंक खोली जुलाई 21 में, एनईपी लागू हुई और उसके एक साल बाद में जुलाई में इन्होंने एक बैंक खोली और जो भी हायर एजुकेशन में लोग थे उन सबको कहा कि आप इसमें अपना एक आईडी ले लो और इसके अंदर आप अपनी जो है सर्टिफिकेट है उनको जमा करा दो, आपको वो क्रेडिट मिलेंगे और उस क्रेडिट के आधार पर आपको नौकरी आगे प्रोवाइड होगी। अब क्रेडिट सर्टिफिकेट कौन कौन से होंगे? एक तो होगा, इनको कह दिया कि आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो तो उसका भी क्रेडिट है, और एक को करिकुलर एक्टिविटी है उसका भी है, एक इनको कह दिया कि आप डिप्लोमा कर रहे हो उसके भी हैं, वो सर्टिफिकेट जुड़ाते रहो। आप डिग्री कर रहे हो और बीच में छोड़ के जा रहे हो तो आपका डिप्लोमा काउंट हो जाएगा, इसके डिग्री के भी क्रेडिट मिल जाएंगे। डिग्री करते करते आप बीच में इंटर्नशिप करोगे तो उसका भी एक अलग क्रेडिट हो जाएगा। डिग्री कंप्लीट होने के बाद में आप अप्रेंटिसशिप करोगे तो उसके भी आपकी पूंजी जमा हो जाएगी क्रेडिट के नाम से, और इसके बाद में आपको स्किल करोगे तो स्किल की सर्टिफिकेट मिल जाएगा। स्किल के बाद में री स्किल का यदि आप कर रहे हो इंडस्ट्री के अंदर तो उसका सर्टिफिकेट जुड़ जाएगा। री स्किल में भी आप अप स्किल करना चाह रहे हो, जो इंडस्ट्री 4.0 जगह कंसेप्ट आया है तो वो होगा तो वो भी जुड़ जाएगा उसमें। ये इन्होंने मोटा मोटा ढांचा लिया। अब इसके अंदर क्या स्किल, री स्किल, अप स्किल, ये सारा इंडस्ट्री को सौंप दिया। सरकार ने ये किया कि पहले तो इन्होंने स्किल के नाम से आरएसीआई की सेंटर खोले, सेंटर रखे, उसके बाद में इनको सौंप दिया पूरा का पूरा ढांचा। ये सौंप करके इनके बाद में इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री वालों ने कहा नहीं अभी ट्रेंड नहीं हुए इसलिए हमें और फंड दो, हम इनको री स्किल करेंगे। ऐसे करके लोगों को एक इस तरह से बिजी रख देना यूथ को कि उसको यूं लगे कि मुझे अब मिली नौकरी, अब मिली नौकरी, इस तरीके से वो अपना टाइम पास करते रहे और इनका ये लगेगा हाँ मिलेगी मिलेगी मिलेगी। और वो जो नौकरी का मॉडल था वो नहीं, और रोजगार के मॉडल को इन्होंने 8 भागों में बांट दिया। स्किल, स्किल, अप स्किल और डिप्लोमा, डिग्री और को करके 9 भाग हो जाते हैं यदि को एक्टिविटी को ले तो। ये करने के बाद में अब ये आए कि साहब आप ऐसा करो कि आप स्टार्टअप खोलो। अब स्टार्टअप में मैं इनको पूरा को केंद्र बिंदु इस बिंदु पे लाना चाहूंगा जिसको सुवालाल जी और जशन इसको क्लियर करेंगे और हमारे बीच में डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं उसको सेंट्रिक कर दूं कि किसके सेंट्रिक हम बात करना चाह रहे हैं। एक तो जितने भी स्टार्टअप है वो अभी मोदी जी ने महाकुंभ किया, उसके जो डेटा है वो है कि 1,23,000 स्टार्टअप खोल दिए, जिसमें 3,000 स्टार्टअप वहां पे इकट्ठे हुए थे, जिसमें 13 लाख करीब इन्होंने कह दिया हमने जॉब दे दिया। और इस तरह से कह दिया कि अब आने वाली जो सदी है वो स्टार्टअप की सदी है। दुनिया के हम 30 नंबर पे स्टार्टअप पे हैं। ये डेटा उन्होंने एक छोटी सी टेली फिल्म बताई जो मैंने आप लोगों के जो भी ये पैनलिस्ट है इनके पास भेजी, और जनरल वे में मैंने ज्यादा नहीं की। ये होने के बाद में मैं ये सोचता हूं, मेरे दिमाग में ये बात आई कि एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी, जिस रिपोर्ट में ये था कि 90% जो भी स्टार्टअप है वो फेल हो चुके हैं। तो चिंता हुई, फिर 90% फेल हुए तो चलो इनके स्टार्टअप थे, फिर ये था कि स्टार्टअप खोले किसने, तो पता यूं कुछ रिपोर्टें ऐसी आई कि स्टार्टअप उन्हीं लोगों ने खोले जो पहले धंधे में थे। उन्होंने एक साइड में एक वो दुकान बी बी पार्टी, जैसे ये पार्टियां खोलती है ना उसका कि बी पार्टी है, उस तरीके से बी स्टार्टअप का ढांचा खोल दिया ताकि सब्सिडी, लोन और उसके अंदर इनकम टैक्स और उसके अंदर थोड़ा बहुत प्लस रहे उसके हिसाब से। इस बीच में मैं ये सोच रहा था कि हमारे एग्रीकल्चर के कितने लोग हैं जो इसके स्टार्टअप में कहीं ढांचे में हैं क्या, है तो उनके कौन से क्या स्टार्टअप का कहानी है क्या नहीं है। ऑलरेडी जो लोग स्टार्टअप के नाम पे बना रहे हैं उन्होंने करते करते यूनिकॉर्न बना दिया, यूनिकॉर्न के ऊपर इनका डेकाकॉर्न है, तो ऐसे करके अपना टर्नओवर बढ़ाते हैं, एक साइड में एक चैनल और नया खड़ा कर दिया। ये सारी बातों को हम यदि देखते हैं तो हम अब केंद्रित होना चाह रहे हैं। संदीप जी चौधरी आपका स्वागत है, हम आपके इंतजार में ही थे, आपका फोन नहीं आया था इसलिए मोटा मोटा सेशन मैंने उद्बोधन लगभग ये कर दिया है। तो मैं एक बात यहीं से कर रहा था, आपका स्वागत है इस सेशन में। पहले थोड़ा जशनप्रीत बोलेगा और फिर मैं आपको ले लूंगा अपने
मिजोरम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आप अरुणाचल से हैं संदीप जी चौधरी, स्टार्टअप में आप अहम भूमिका निभा चुके हैं। हम इस बात के लिए कर रहे हैं कि अभी जो महाकुंभ हुआ, मैंने आपको वो वीडियो भी भेजा मोदी जी का, 1,23,000 स्टार्टअप खुले, उसमें किसान का कहीं कोई हो ढांचा या कोई और हो, या ये ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं, इनका किसान खेती के नाम से कर रहे हैं, उनके ही है, या कोई वाकई कोई नई कोई आदमी एंटर होना चाहिए तो कैसे क्या पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, क्या उनको मार्केट की एक्सेस देने में या सरकार की कोई योजना हो, इस तरह से सारी यदि बातों को हम यदि दें तो क्या गांव गरीब किसान मजदूर का बच्चा इस स्टार्टअप के इकोसिस्टम में कहीं एस्टेब्लिश हो पाएगा? ये एक मोटा सा सवाल है। तो जशनप्रीत, आप अपनी बात को रखो और फिर मैं संदीप जी को ले लेता हूँ, फिर सुवालाल जी उसका विश्लेषण कर देंगे और साथियों से भी बात ले लूंगा। तो जशनप्रीत, आप अपना थोड़ा परिचय भी दे दो लोगों को कि आप एक IIT से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आप अपना परिचय भी दे दो ताकि। जी नमस्कार आप सबको। तो मेरा नाम जशनप्रीत सिंह है। वैसे मैं इंजीनियर हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं पंजाब के एक ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मेरे पापा भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ में खेती करते हैं और हम लगभग 5 एकड़ की खेती करते हैं। ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक नेचुरल एग्रीकल्चर करते हैं कि जिसमें हम किसी भी तरह के कोई भी रसायन का या फिर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते। तो सबसे पहले तो ये स्टार्टअप वाले इशू के ऊपर आते हैं कि असल में मैंने ये देखा है कि जितने भी स्टार्टअप की बात जैसे पहले हनुमान जी ने की है कि ज्यादातर जो स्टार्टअप हैं वो फेल हो जाते हैं, कि अराउंड 90% का इनका फेलियर रेट है। और ये ओवरऑल की बात है, ये हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे हैं। और इसमें ये आता है कि अराउंड 10% पहले साल में फेल हो जाते हैं, फिर 20% दूसरे साल में फेल हो जाते हैं, करते करते जो ओवरऑल फेलियर रेट है वो 90% का है। तो अगर हम एग्रीकल्चर के ऊपर आते हैं तो एग्रीकल्चर में मैंने जितने भी स्टार्टअप का ज्यादा देखा है कि टॉप 10 या टॉप 20 में स्टार्टअप हैं, वो सारे मार्केटिंग रिलेटेड हैं। कि वो क्या करते हैं कि वो एक तरफ प्रोड्यूसर से जुड़े हुए हैं और एक तरफ किसी खरीदार से जुड़े हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो 50 या 60 जो किसान हैं उनके साथ में वो जुड़े हुए हैं और वो चाहे उनको जो भी उनको आता है डिमांड उनको कि हमको इतना क्विंटल मान लो सरसों चाहिए, इतना क्विंटल हमको गेहूं चाहिए, उस डिमांड के मुताबिक वो आगे जो फार्मर हैं या प्रोड्यूसर हैं उनके साथ में वो कांटेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जितने भी आते, या फिर कुछ कंसल्टेंसी की बात आती है कि मान लो कोई फार्मर है, उसका कोई इशू हो गया किसी उससे कोई क्रॉप से रिलेटेड कोई इशू हो गया, या फिर मान लो उसको कोई फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है या फिर उसको कोई पर्टिकुलर पेस्टिसाइड चाहिए, तो इस तरह के इशू भी वो सॉल्व करते हैं। और इस तरह करते कराते अल्टीमेटली वो यही है कि वो एक तरह से बिचौलिए का काम करते हैं कि एक तरह से वो एक मीडियम का काम हो गया उनका कि जो प्रोड्यूसर है और जो एक व्यापार करने वाला व्यापारी है, ट्रेडर है, उसके बीच में ये जो ज्यादातर स्टार्टअप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं वो इस तरह से बिचौलिए का काम करते हैं। तो अब क्योंकि मैं और मेरा फैमिली जो है वो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मैं जब भी घर पे आता हूँ तो घर वालों की जो भी कोई काम होता है या कुछ और होता है वो सब मैं करवाता हूँ। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि असल में ये मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग सिर्फ एक पार्ट है। अगर हम एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए एक युवा के तौर पे अगर मैं बात करना चाहूँ कि ये सिर्फ एक पार्ट है एग्रीकल्चर का, ये एक तरह से सबसे एंड में आता है। क्योंकि सबसे पहले क्या है कि आपकी जो फसल है वो होनी है, और फसल होने के बाद में जब सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा तभी ये होगा कि मेरे पास में एंड प्रोडक्ट आया है, उसको मैंने मार्केटिंग करनी है। जो सबसे बड़े इशू जो आ रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर के सामने, मार्केटिंग उसका एक पार्ट है। सबसे बड़ा जो इशू ये है कि जो फार्मर हैं वो सब जो भी एग्रीकल्चर में जो इनपुट देते हैं उसको लेके वो प्योरली मार्केट के ऊपर में डिपेंडेंट हो गए हैं।
और इसके चलते क्या हो गया है, अब जैसे मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट तो हो गए हैं, अब मार्केट में जो एक डिमांड सप्लाई का प्रिंसिपल चलता है, लेकिन अभी क्रोनी कैपिटलिज्म में हो गया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सिस्टम हो गया है कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर या जो भी इनपुट लेते हैं, मशीनरी है, ट्रैक्टर है या फिर कोई सीड प्लांटर है, तो वो सारे के सारे कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया, कोई यूक्रेन का वॉर हो गया, रशिया वाला वॉर हो गया, इसके चलते फर्टिलाइजर के रेट ज्यादा हो गए, या फिर और कोई सप्लाई जो चेन का इशू हो गया जिसके कोविड में, उसके चलते बहुत सारी चीजों के रेट बढ़ गए, क्योंकि इंडिया इन सब चीजों को लेके सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। तो अब इसके चलते ये हो गया है कि ये जो पूरी के पूरी सब इनपुट्स को लेके हम मार्केट के ऊपर में डिपेंडेंट हो गए हैं, इसके चलते हमारा जो एक तरह से खर्चा है, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर में, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये एक इशू है जो सबसे मेजर इशू है एग्रीकल्चर में। और दूसरा इशू जो है वो है क्लाइमेट चेंज का। जैसे 2 साल पहले ये हुआ था कि एल नीनो इफेक्ट की वजह से फरवरी में और मार्च में बहुत ही ज्यादा अनयूजुअली हाई टेम्परेचर हो गए थे, और उसके चलते ये हो गया था कि टेम्परेचर जो इन दिनों में जैसे 28 to 32 डिग्री चाहिए, वो टेम्परेचर 35-36 डिग्री से भी क्रॉस हो गया था, जिसके चलते जो गेहूं है उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो गया पंजाब में, हरियाणा में या वेस्टर्न यूपी या जो भी हमारा जो ये गेहूं पैदा करने वाला जो भी क्षेत्र है। ऐसे ही करके जैसे पंजाब में कुछ एरिया ऐसे है जहां पे भूजल का इशू हो गया है, भूजल बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, जिसके चलते अगर हम आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर, ये आर्टिफिशियल इरिगेशन करते हैं, तो उसमें अब क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया है पानी का लेवल, तो अगर हम उसको पंप करेंगे तो उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, उतनी ज्यादा डीजल का खर्चा बढ़ेगा, और डीजल पेट्रोल के रेट आपको पता ही है बढ़ रहे हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली ये सब चीजें जो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ऐसा हो रहा है कि जो हमारी लागत आ रही है फसल के ऊपर में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अब इसमें इशू यही पे आता है कि मेन जो ये 2 प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, मार्केटिंग से पहले ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व होने जरूरी हैं। एक तो जो मैंने बताया आपको कि लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, या कि मतलब कि कुछ ऐसे मेजर गवर्नमेंट की तरफ से हों जिससे किसान इंडिपेंडेंट हो थोड़ा, कि जो भी वो इनपुट यूज करते हैं उनके लिए कि वो बिल्कुल मार्केट पे टोटली डिपेंडेंट ना हो। और दूसरी बात यही कि जो क्लाइमेट चेंज का इशू है उसको लेके गवर्नमेंट की कोई पक्की पॉलिसी बने। तो ये 2 इशू अगर सॉल्व होते हैं तो फिर आगे मार्केटिंग का जो इशू है उसके ऊपर में भी हम आ सकते हैं। इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि मार्केटिंग का जो इशू है वो एक इशू है, और अभी अगर ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर गेहूं की एमएसपी 2200 रुपए है, तो अगर कोई स्टार्टअप मुझे 3000 रुपए मान लो दिलवा रही है मार्केटिंग करके, तो उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, क्योंकि लागत लगातार बढ़ती जा रही है, और कोई ऐसा साल आ गया कि जब क्लाइमेट चेंज के इशू के चलते गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके चलते मेरी प्रोडक्शन ही नहीं हुई, तो क्या करूंगा मैं? तो वो स्टार्टअप जो है वो मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। तो अगर एग्रीकल्चर से कोई स्टार्टअप जुड़ती है, पहली बात तो यही है कि वो स्टार्टअप का मोटिव क्या है, क्या उस स्टार्टअप का जो मोटिव है, या गवर्नमेंट अगर स्टार्टअप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए शुरू करवाना चाहती है तो उन स्टार्टअप्स का मोटिव एग्रीकल्चर का मार्केटाइजेशन करके उससे प्रॉफिट कमाना है, या फिर एग्रीकल्चर के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात तो हमारे सामने यही है कि ज्यादातर जो, क्योंकि स्टार्टअप मार्केटिंग रिलेटेड है तो वो ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर ओरिएंटेड है, और अल्टीमेटली वही चीज आती है कि एग्रीकल्चर जो है वो, मैं ये मानता हूं कि एग्रीकल्चर, चलो ठीक है कि आप मार्केटिंग का अगर इशू की बात करते हैं, मेरे पास अगर कुछ एक्सेस है उसको मैं जैसन आपको इसमें रोक रहा हूँ, इसको जी नवीन को लेऊंगा, इसके पहले आप अपना इस बात पे, संदीप जी शायद निकल गए, कोई उनका जी थोड़ा बिजी शेड्यूल है। मैं जी इस पे ये चाहता हूँ कि किसी स्टार्टअप में हम यदि लेबर मार्केट के बिना लेबर के मामले में क्या क्या कर सकते हैं, इस पे अपना एक चिंतन रखना। तब तक नवीन कुछ डेटा देगा,
नवीन आप डेटा दे दीजिए, फिर मैं जशनप्रीत के पास जाके और सुवालाल जी के पास जाऊंगा। संदीप जी आएंगे तो उनको बीच में ही हम ले लेंगे, उनका थोड़ा शेड्यूल है, वो अरुणाचल से वहाँ गुवाहाटी आए हैं फैमिली के साथ में, अपना प्रोग्राम होगा उनका, तो ठीक है जुड़ गए। हाँ नवीन, आपके पास डेटा क्या है? आप ऐसा स्टार्टअप जशनप्रीत जी सोचिए कि हम इस एग्रीकल्चर के अंदर ऐसा स्टार्टअप हो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर सके, ऊंट छकड़ों से कर लें या कोई ऐसा कर लें, या जैसे इन्होंने ये रेल वेल ये हवाई जहाज बनाए हैं ना, इसके सिवाय तो हमारा पशुधन भी बिजी हो जाए, या तो ऐसा कोई स्टार्टअप हो एक गांव से दूसरे गांव, ऐसी कोई चेन बन जाए, सप्लाई चेन, या क्या ऐसा मॉडल दिया जाए जो स्टार्ट, क्यों ये इनोवेटिव बेस्ड है, रोजगार का है। आपके ऊंट काम आ सकते हैं, आपके बैल काम आ सकते हैं, आपके छकड़े काम आ सकते हैं, बुजुर्गों के अंदर गधे काम आ सकते हैं जिनको पहले ये ले रहे थे। तो लॉजिस्टिक ओरिएंटेड यदि हो तो एक सप्लाई चेन का एक पार्ट होता है। हाँ नवीन, आप अपने डेटा अपने रख दीजिए, फिर जशनप्रीत को लेके फिर सुवालाल जी को लेता हूं मैं। हाँ, नवीन। सभी को नमस्कार। देखिए जशनप्रीत जी जो डेटा बता रहे हैं वो सेम ही है, आईबीएम की रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि वो यही कहती है कि 90% स्टार्टअप जो हैं वो फेल हो जाते हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया। देखिए मैं इसको थोड़ा सा रोजगार की तरफ लेकर के जाता हूं कि जैसे स्टार्टअप का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने जब रखा 2016 के अंदर, तो उन्होंने कहा कि हमें जो जॉब क्रिएटर चाहिए, मतलब हमें जॉब पैदा करने वाले लोगों की जरूरत है, जो मांगने वालों की नहीं है। तो स्टार्टअप के मामले में इन्होंने अभी तक 61,000 ऐसी कुछ बता रहे हैं, जो आईबीएम की रिपोर्ट है, इन्होंने किया है 100 से प्लस यूनिकॉर्न इन्होंने स्थापित किए हैं। बट बात यह है कि उनमें जितने भी हैं वो 90% फेल हो रहे हैं। जैसे कि अपने मैं बड़े लेवल पे बात करूं, सेमीकंडक्टर और मोबाइल की अपने बात करें तो मोबाइल के ऊपर मैंने रघुराम राजन जी का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो बताते हैं कि भारत है वो देश में जो चीजें असेंबल करने का काम कर रहा है, खुद के मतलब जो खुद की कमी है, जैसे इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर कुशल कारीगर नहीं है या जो भी है, तो वो विकलांगताएं हैं वो भारत दूर नहीं कर रहा है, जबकि बाहर से ला करके लोगों की नकल कर रहा है। इसमें इन्होंने ये कहा कि भारत 6% की सब्सिडी दे करके, यानी सब्सिडी का भुगतान करके दूसरे देशों की जो कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां हैं, उनको यहाँ पर आयात करके और फिर यहाँ पर आधा असेंबल करके और वो आगे सेल फोन को दे रहा है। उन्होंने एक एप्पल का इसमें उदाहरण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जिसकी सीट की कॉस्ट है वो 4% है फाइनल असेंबली की, और उसमें ही भारत 6% का अगर सब्सिडी देगा, तो यहाँ पर क्यों कोई आकर के काम नहीं करेगा। इसके अलावा छोटे स्टार्टअप से की हम बात करें, जैसे इन्होंने अपने लोकल लेवल पे जैसे शुरू करते, जैसे एक पीएमओ MMY योजना है, उसके अंदर अगर अपन रजिस्ट्रेशन करवाते तो अपने हमें जो ग्रामीण लेवल पर है ना वो चीजें नहीं उपलब्ध होती, ताकि हम कोई बिजनेस कर सके, या कोई बिजनेस छोटा हम शुरू करते हैं तो उसको हमें बेचने में भी दिक्कत आती है, भी हम कैसे उसको बेचे, उसका ट्रांसपोर्टाइजेशन और ये तमाम चीजों की दिक्कत आती है। इसलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जो जशनप्रीत जी कह रहे हैं वो बिल्कुल वो सेम की सेम बात है, तो मैं चाहूंगा कि वो कंटिन्यू करें। ठीक है जशनप्रीत जी, अब मैं इसमें थोड़ा सा एक लाइन तो मैंने ये जोड़ी कि क्या हम एक स्टार्टअप के सेटअप पे इस सप्लाई चेन के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट के अंदर कोई स्टार्टअप माइंड में आ रहा हो, आप टेक्नोक्रेट हैं, कोई ऐसे मेथड हो जिसको कि हम ले पाए, और जो बिना तेल के यदि कोई आदमी लॉजिस्टिक करता हो और ऐसा चेन बनती हो। एक तो ये, एक जो लेबर का जो सिस्टम है उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी तो जोड़ रहे हैं कि भाई ठीक है लेबर जल्दी काम कर लेगी, कोई ऐसा स्टार्टअप का मुद्दा कर दिया जाए कि जिसके अंदर के भाई ये माल तो तुम्हारा ये पहुंचा दिया। अब आता है कि ये जो स्टार्टअप के अंदर जो पैकेजिंग का कंसेप्ट है, क्या गांव का फार्म प्रोड्यूस वाले लोग इस पैकेजिंग के मॉडल को जूट के बहुत बड़े हैं तो उनको कटेज करें, या हमारी ये साड़ियां वगैरह है, तो आपको पता होगा कि प्लास्टिक जब बंद हुई तो औरतों की साड़ियां बाहर निकली और उसके वो थैले बन गए और ऐसा बन गया। कुछ एक ऐसा ढांचा खड़ा हुआ कि जिसके अंदर हम लोग जो है गांव के लोगों को एक रोजगार दे पाए। तो इस टाइप का एक इनोवेटिव सिस्टम माइंड मेकअप करने का
अब गांव वालों को जरूरत है, सरकार की जो है वो तो उनके लोगों के साथ अटैच है जो पहले से ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जो है वो है। हम किसी नया स्टार्टअप की बात करते हैं जिसके अंदर थोड़ी सी टेक्नोलॉजी हो और थोड़े से पैसे से इस तरीके से हम एक व्यवस्था खड़ी कर सकें। एक तो ये बात हम इस लेवल पे सोच सकते हैं। एक बात ये सोच सकते हैं कि फूड का जो लास्ट प्रोडक्शन या प्रोडक्शन होने के बाद में जो राइट टू ईट के मामले में जैसे हैं, तो हम ऐसे कोई स्टार्टअप खड़े करें जो यही तेल हो, यही नमकीन निकले और उसकी पैकिंग होकर के उस तरह से वो उसका जीआई टैग लेकर के और इस तरह की करें। सांगरी हमारे पास में है, खेजड़ी का जो फल है, केर हमारे पास में है, इस सबको इन्होंने कब्जे कर लिया। इन्होंने इस तरह से कब्जे कर लिया। अब ये कई लोग आ रहे हैं, अननोन लोग 10-15 आ चुके हैं, तो अपने एक तो आगे ध्यान रखें कि ये नए नए से चेहरे निकाल दें। 10 एक तो निकाल दिए तो हम इतने ही बहुत हैं, हमें संख्या नहीं चाहिए ज्यादा, फालतू की पपून दिमाग खर्च करेगा। तो मैं इसकी तरफ जैसे ना आपको मोड़ रहा हूं, आपका इसमें कुछ हो फिर मैं सुवालाल जी के पास ले जाऊं, क्योंकि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है तो स्वयं स्वरोजगार की तरफ बढ़ना तो है और मैं गांव में बढ़ाना चाहता हूं, इसमें देखते हैं। तो उसको आप किस तरीके से भी सोचें, क्या सोचते हैं, टेक्नोक्रेट आदमी है, आपका क्या चिंतन है उसमें, फिर सुवालाल जी। जी जी इसमें सर ये है कि लॉजिस्टिक वाले मामले में जैसे पशु है ना, तो अब एक चीज तो है कि हम कहें कि हम फॉसिल फ्यूल हमने या फिर पेट्रोल डीजल की कंजम्पशन को कम करें, वो एक डिफरेंट इशू है। जैसे हमारे पास में जैसे पंजाब में जो भी गेहूं या जो चावल है आ जाते हैं, हम कितना भी ट्राई कर ले, हम कोई इस तरह के ट्रेडिशनल मेथड से उनको कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। पशुओं का जो एग्रीकल्चर में एक तरह से जुड़ाव है, वो आप देखिए कि जैसे पशु अगर घर में रहता है तो एग्रीकल्चर से पशु को बहुत सारी चीजें मिलती हैं और पशु से एग्रीकल्चर को बहुत सारी चीजें मिलती है। पशु को हरा चारा एग्रीकल्चर से आएगा और जो भी कुछ गोबर वगैरह होगा, चाहे ऊंट का हो चाहे गाय का हो, वो अल्टीमेटली खेत में चला जाएगा। तो ये पूरक हैं बेसिकली एक दूसरे के। तो इसको आप लॉजिस्टिक्स वाले इशू पे ले जाते हैं तो ठीक है, वो एक छोटे लेवल पे चल जाएगा कि मैंने घर से खेत में जाना है, खेत से घर में जाना है, उसको लेके मैं ऊंट यूज करूं या बैल यूज करूं, वो हो जाएगा। लेकिन इसका हम लार्ज स्केल के ऊपर में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन कैपिटल भी लगेगा, जो कि एक तरह से बहुत ही टीडियस प्रोसेस बन जाएगा। ये तो पहली बात हुई। और दूसरी बात फिर ये हुई कि जशन मैं रोक रहा हूं, ह्यूमन को जोड़ने का एक, जैसे ईंट अपने पहुंचाते हैं किसी हाइट पर, एक तो ये तरीका होता है कि एक ईंट इसको दी, वो इसको दी, वो इसको दी, आगे से आगे बढ़ रही, एक ईंट का पूरा पैकेट बना करके और ऊपर वाली मंजिल में। ह्यूमन को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए सब रोजगार का बिंदु तो केंद्र में है, उसके साथ में पशु, एग्रीकल्चर, हमारा कोई भी सोर्स है। क्या हम ऐसे एक इनोवेटिव माइंडसेट बना सकते हैं एक गांव से दूसरे? क्यों, ह्यूमन तो फ्री है, ह्यूमन को तो पैसा आप उस तेल वाले को दो, ट्रक वाले को दो, हो सकता है वो सस्ता पड़ता हो, लेकिन ऐसा कोई, हम जैसे गधों से जाता था पहले, सिल्क रूट पूरा गधों से ट्रांसपोर्ट होता था और ये बाढ़ जाती थी। तो एक क्या सोच सकते हैं इसमें, इसके थोड़ा। जी जी उसके अलावा फिर एक जो जैसे आपने पैकेजिंग वगैरह की बात की ना, तो वो यहाँ पे कुछ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप बने हुए हैं। जैसे अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने जो भी हमारा सरसों हुआ अभी, तो हम सरसों का तेल खुद निकलवाते हैं। हम सरसों ले आते हैं, उसको प्रोसेसिंग वगैरह करके उसका तेल निकलवाते हैं और तेल हमको जो भी बोलता है कि हम मुझे 2 लीटर चाहिए, मुझे 10 लीटर चाहिए, मुझे 5 लीटर चाहिए, उतना वो आते हैं और आके ले जाते हैं। मतलब हम उनको डायरेक्टली तेल सप्लाई कर देते हैं पैक करके, ठीक है। उसके अलावा जो गेहूं अगर होता है तो गेहूं हम उनको डायरेक्ट देते हैं कि हमको साफ वगैरह करके बोरी में डाल के रख देते हैं और वो जो जिसने भी लेना होता है वो आके ले जाता है। उसके अलावा कुछ एक ऐसा भी है कि कुछ सिटीज में यहाँ पे कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं जो कि मे बी वो एफपीओ है नहीं है, वो मुझे पक्का नहीं पता। वो एक तरह से कोऑपरेटिव एक वो है कि कोई भी फार्मर है वो वहां पे, जैसे सैटरडे संडे में संगरूर सिटी में एक प्रदर्शनी लगेगी, उस प्रदर्शनी में वो अपना सामान लेके आएगा,
मतलब वो उसके पास आटा हो सकता है, उसके पास तेल हो सकता है, उसके पास कोई जो भी उसको एक तरह से कोई रॉ मटेरियल उसके पास में, वो वहां पे आके लेके जाएगा, वो पैकेजिंग में लेके जाएगा, और वहां पे अल्टीमेटली जो है वो वहां पे काफी सारे लोग आते हैं जब उनको ये बात खास करके पता चलती है कि ये नेचुरल है और उसमें कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड नहीं है। इवन जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को ये वीट एलर्जी का प्रॉब्लम भी हो रहा है, लेकिन हम हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैरायटी है गेहूं की, वो हमने वीट एलर्जी वाले लोगों को भी दी है, उनको उससे कोई इश्यू नहीं है। तो बात यही है कि हम अब हमारा ये है कि क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड लैंड है और एक लिमिटेड हमारे पास में अमाउंट होती है, तो हमारा एक सर्कल बन गया है और उस सर्कल के अंदर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अब जैसे हम हैं, हमको किसी किसी एफपीओ की या फिर किसी दूसरे या किसी स्टार्टअप की जरूरत नहीं है। तो बात यही है कि अगर लिमिटेड हमारे पास में किसी फार्मर के पास में ये है कि ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर में एग्रीकल्चर तो सर नहीं करता है कोई, मान लो किसी के पास 10 एकड़ है, 15 एकड़ है, तो उसका जो है इस तरह से एक लोकल सर्कल बना के भी उसमें जो आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट सामान किया जा सकता है, उसको लेके हमको ऐसे किसी मार्केट ठीक है ओरिएंटेड जसन, फोरम पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जसन, मैं और लेऊंगा कि इसका फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर भी आप अपना लास्ट में कहीं सोचें कि जैसे लापसी बन रही है या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो रेलवे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है ना, तो रेलवे स्टेशन के ऊपर आसपास के हम फूड प्रोड्यूस को मैंने एक बार किसी को कहा कि आप सुबह सुबह लापसी के तौर पे यदि रेलवे प्लेटफॉर्म पे लेकर के घूमो और बच जाए तो अपने पशुओं के काम आ जाती है। इस तरह का स्टार्टअप को हम एक इनोवेटिव, सुवालाल जी हम आपको लेना चाहेंगे इन सब बातों के ऊपर। हम बेक में घूमे हैं, 90 साल पहले घूमे हैं, इस टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़े हैं, और भारत का जो भी ये महाकुंभ हुआ है स्टार्टअप का वो बहुत हाई फाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और मोदी जी ने बहुत लंबा चौड़ा दिया, उस पर भी मैं आऊंगा। वो क्या क्या उसमें चुनाव चुनाव के स्टार्टअप की बड़ी लंबी बात की उन्होंने कि किस तरह से होता है। तो सुवालाल जी अपना पक्ष रखे। सुवालाल जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? कहीं आप या ट्रेन में हैं, कहीं आज होली है इसलिए लोग ज्यादातर इधर उधर ट्रेन में या सफर में ज्यादा है। सुवालाल जी सुन पा रहे हैं कि नहीं आपको? चलो कहीं हो सकता है, क्यों आज वो गांव आ रहे होंगे, यदि ये कारण है। मैं इसमें आपको फिर दूसरी दुनिया में लेके जा रहा हूं, जो प्रधानमंत्री जी का जो हुआ था, भाषण हुआ, उसको मैंने तसल्ली जाती है। आप इतने बड़े उनकी साथ आप में मतलब अटैच मोदी ऐसा आप कर सकते हो। तो ये चुनाव प्रचार के बड़ा चुनाव के प्रचार के लिए खड़े अब हम तो क्या खेती से जुड़े हुए हैं, खेती वाले ऊंट पशुओं में इनमें उसके लाभ बेचने की बात पे आ गए, या कुछ ऐसे कुछ लोकल मार्केट की चीजें कई जगह जो आसपास में चीजें मिलती है उनको लोग छोटे पैकेट में बेचते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर हम कुछ नई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के तौर पे किया जा सकता है। ये जो स्टार्टअप आए हैं, ये स्टार्टअप एक्चुअली मेरा जहां तक है कि 1,23,000 जो स्टार्टअप आए हैं, कितने फेल हुए ये डेटा पता नहीं, अब अपने पास में कोई डिटेल तो है नहीं, लेकिन विरोधी पक्ष का कोई आदमी है तो 61,000 ही बता रहे हैं सर, बाकी तो ये ऐसे बता ही रहे हैं। हाँ, मैं आपको यही ले रहा था नवीन, आपको ऊपर जा रहा था मैं। आप कुछ रिपोर्टिंग मेरे से डिस्कस कर रहे थे, तो उनको एक तो राजन वाली बात तो आपने बता दी कि भाई इस तरह से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वहां से माल ला रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का भी फर्क है। अब स्टार्टअप के नाम पे जो कुछ भी ये गोरखधंधा है ना, ये लोनिंग का सिस्टम और इस तरीके का तो है ही। क्यों, मेरे घर में भी एक स्टार्टअप कंपनी है, तो बच्चा भागदौड़ करता तो पहला तो वो चाइना गया।
चाइना गया स्टार्टअप में रजिस्टर्ड करा के, और चाइना जाने के बाद में उसने को एक वो वहां से लाना चाह रहा था जिसमें वो पानी फंवारे ऊपर नीचे चलने वाला और वो वाला जयपुर में सेट करना चाह रहा था। तो पहले तो जमीन की प्रॉब्लम आ गई, यानी सरकार को क्या हेल्प करती है उसका मैं कर रहा हूँ। जमीन की प्रॉब्लम आई, महीने भर तो वो चाइना गया, अब 20-25 दिन चाइना में बीताए, वहां देखा वो, तो वहां की नंबर लाया कि भाई इस तरह से होगा, तो ये बच्चों का है, वो ऊपर से जैसे ये है ना एयरसेल बॉम्बे में जैसे एयरसेल वर्ल्ड और ऐसे खुल रखे हैं, इस तरीके का सेटअप वो जयपुर में खड़ा करना चाह रहा था। तो सारे प्रोजेक्ट बना दिया, सारा कुछ हो गया, तो जमीन की प्रॉब्लम आ गई साहब। जमीन कहाँ से लो, जमीन बड़ी कॉस्टली, जमीन की आई तो फिर मीटिंग ली, कोर ग्रुप की मीटिंग के साथ ही थे उनके जो भी कंपनी में थे इसके, तो भाई यहाँ बच्चे कैसे आएंगे, तो उसकी एक्सेस चाहिए, रोड का चाहिए, फिर जो आएगा गाड़ी में आएगा उसके लिए गाड़ी खड़ी रहने के, आपने जमीन खरीद के वो डेरा तो लगा दिया, लेकिन गाड़ियां कहाँ खड़ी होगी, वो सेकंड पार्ट हो गया। गाड़ी आप 1 किलोमीटर दूर खड़ी करो और बच्चा आपका खेलने आए तो वो बैठे नहीं। तो मतलब क्या है कि एक फिर ये SEZ के नाम से ये खुले, तो उनके अंदर कुछ चीजें तो इन्होंने ली, लेकिन सरकार क्या करती है कि लोन देने के आगे कोई हेल्प नहीं करती। पैसा ले जाओ और ब्याज भरो और ये ले जाओ और ये जाओ। कंपनी खोल दी, पैसे का इन्होंने 88 लाख रुपए सैंक्शन कर दिया कि आपको जरूरत पड़े ले लेना, नहीं हो तो बैंक में पड़े। अब ये सारी चीजें मैं देख रहा था तो मैंने कहा ये भला क्या है स्टार्टअप की, क्या नहीं है। तो नवीन आप ही ने काफी 1-2 रिपोर्ट पढ़ी थी, उसके बारे में अपनी बात को बताएं, फिर मैं और साथियों को लेता हूँ, फिर जशन को फाइनल लेता हूँ। संदीप जी शायद ट्रेन में थे, वो गांव आना चाह रहे थे इधर हरियाणा में, तो आपने की कोई रिपोर्ट का और डेटा आपके पास है उसका? सर मैंने ये जो इन्होंने शुरू की थी तो उसमें इन्होंने 3 पिलर बनाए थे। एक तो इसका था प्रक्रिया को सरल बनाना, वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि मार्केट में टिका जा सके, और नए नए विचारों और कौशलों का विकास करना। इसमें इन्होंने पहले पे तो काम किया है, जैसे ये जो प्रक्रिया को सरल बनाया इन्होंने कि भाई बैंक से लोनिंग की व्यवस्था को इन्होंने इजीली कर दिया, किसी प्रकार का आप लोन ले सकते हो और चला सकते हो। लेकिन लोन में भी इन्होंने क्या है कि जो अब लोनिंग में मैं बात करूं तो हमने खुद में एक कंपनी लगाने की सोची थी, जो ये अपनी ये फुहारा पाइप मेकिंग वाली होती है। तो इसकी मशीन वगैरह की हमने कॉस्ट वगैरह की बातचीत करके, और हमने किसी से पूछा कि भाई हमें ये लेना है, तो उद्योग कार्यालय में हमारा कोई जानकार था, तो उसको हमने कहा यार इसकी प्रोसेस बताओ, तो उन्होंने कहा कि जी हम आप एक CA को लेकर के रिपोर्ट बना करके और फाइल हम दे देंगे, बना दो, उसके बाद हम बैंक को कह देंगे, वो भेज देंगे बैंक वालों को, और बैंक वाले चाहेंगे, उनको टारगेट दिया जाता है कि आप 30-40 फाइलें निकालनी है। आप उस तरीके से अगर उसमें मैनेजर यस कर देता है तो आपको वो लोन मिल जाएगा और आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन जब हमने मैनेजर से बात की तो उसने कहा हमारे पास में तो ऑलरेडी 800 फाइलें पड़ी है। तो ये कह रहे हैं कि हमने सरल बना दिया, लेकिन अब सरल किन के लिए बनाया ये पता नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता, ये कहते हैं कि आप एक बार कोई अगर हमसे लोन ले लेते हो तो सरकार 3 साल के लिए 7 साल के अंदर 3 साल के कोई से रख लो उसमें टैक्स फ्री कर देती है। लेकिन उन स्टार्टअप का क्या, जो स्टार्टअप 7 सालों में प्रॉफिट नहीं दे पाते, उनसे ये लोन लेना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। इसके अलावा नए नए विचारों की बात अगर अपने करें तो एजुकेशन के ऊपर इन्होंने कोई खर्च नहीं किया। ये वही फंडा आ जाता है फिर रीस्किलिंग और स्किलिंग एंट्रेंसशिप और मेक इन इंडिया में। एक इन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की। अब वो कौशल विकास अगर मान लो जैसे बड़ी बड़ी उच्च शिक्षण संस्थान है, उनको ये कहते कि आप बच्चों को ट्रेंड करो, पाठ्यक्रम में ये ऐड करते, ताकि जो नए लड़के BTech M.Tech करके निकलते हैं वो उनको इसका पता होता, वहीं से वो शुरुआत होती। लेकिन इन्होंने क्या किया कि प्राइवेट संस्था को ये दे दी कि भाई तुम चलाओ, जगह जगह वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाले इन्होंने खोल दिए। अब वहां से कोई बच्चा कौशल सीखता है तो उसको 3-7 महीने की ट्रेनिंग होती है, कुछ पैसे गवर्नमेंट डालती है उनके खाते में, उसमें से कुछ वो रख लेते हैं, कुछ बच्चों को देते हैं और बच्चों को सीधा कंपनी में भेजते हैं 3 महीने के लिए कि जाओ आप वहां ट्रेनिंग करके आओ, और वहां से आप एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। इसके अलावा जो इन्होंने शुरुआत की थी तो इन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए का हम निवेश करेंगे, लेकिन वो निवेश है जो 600 करोड़ रुपए का हुआ। 109 ये जो यूनिकॉर्न थे स्टार्टअप के यूनिकॉर्न वो शुरू हो पाए। इसके अलावा इन्होंने एक इनक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप रिसर्च सेंटर खोलने की बात की थी, 75 का आंकड़ा था इनका, लेकिन वो 15 ही खुले। अपने जयपुर में एक वर्ल्ड ट्रेड पार्क बना, वो पार्क भी मतलब एक जगह ही बना, अन्य जगह पे, मतलब अगर गांव में करने वाला बंदा है तो बाहर से वो मैंने पहले ही बताई कि वो कैसे करेंगे। तो
कुल मिला के जो बड़ी बड़ी चीज सामने निकल के आई कि इन्होंने घोषणाएं तो की, लेकिन वो घोषणा धरातल पे नहीं है, इसलिए स्टार्टअप का कोई मायना नहीं है। और छोटे जो अब ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, सॉरी उसमें मुद्रा लोन योजना के तहत, मान लो मैंने कोई मशीन ले ली, छोटी बड़ी मशीन ले ली मैंने, सोल मेकिंग हो गई, अगरबत्ती वाली हो गई, मैंने ले ली, अब मैं लगा ली, लेकिन मेरे सामने मार्केट की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ है मेरी प्रतिस्पर्धा होगी, क्या वो मुझे वहां टिकने देंगे? मेरा तो माल बिकेगा ही नहीं। उसके बाद रॉ मटेरियल की भी उनके सामने प्रॉब्लम आ रही है। तो बड़ी बड़ी चीज निकल के सामने आ रही है कि स्टार्टअप की जो योजना वो बड़ी सिटी के लिए है। जिस प्रकार फ्लिपकार्ट को इसका माफिया कहा जाता है, फ्लिपकार्ट माफिया के नाम से जाना जाता है, फ्लिपकार्ट बढ़िया फैसिलिटी दे रहा है। जिलों के कह रहे हैं कि हमने 680% जिलों को इसमें कवर कर लिया, हमने 28 राज्यों के अंदर। तो भाई आपने कर लिया होगा, लेकिन गांव में तो आज भी फ्लिपकार्ट सर्विस नहीं दे पा रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो स्टार्टअप के अंदर 80% जो जितने भी स्टार्टअप है वो है डिजिटल इंडिया के तहत। तो डिजिटल इंडिया के तहत है तो उसमें मोबाइल ऐप, अपने मोबाइल यूज करते हैं। भारत के अंदर जितने मोबाइल है उसमें एंड्रॉइड का जो कॉन्सेप्ट है और एक ये प्ले स्टोर का, तो इन्होंने कब्जा कर रखा है। अब इनकी बड़ी बड़ी सहूलत होती है तो लोग ही जंजाल में फंस जाते हैं, तो वहां से वो नहीं निकल पाते। अब लोग कहते हैं कि जैसे ऑटोपाई की बात कर रहे हैं कि भाई ऑटोपाई सब्जी वगैरह का व्यापार शुरू करते, उदाहरण दे सकते हैं ये, लेकिन उदाहरणों के ऊपर उन स्टार्टअपों की कंडीशन देखे। अमेजोन की मैं बात करूं 2020-21 के अंदर अमेजोन की हालात ये थी, यहाँ बिलासपुर में एक प्लांट लगा हुआ है, उस प्लांट के अंदर कम से कम 6-7 हजार लेबर काम करती है, उनकी उन्होंने सैलरी तक तय नहीं की 8-9 महीने तक। फिर बवाल हुआ तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम अमेजोन ने एक और बीच में सिस्टम लॉन्च किया, वो आज तक मेरे समझ में नहीं आया कि आप उसमें 500 रुपए का रिचार्ज करो, उसमें आप चीज खरीदो और वो चीज आप 1-1, 2-2 रुपए की खरीदोगे। 2 रुपए की खरीदी, 10 रोजाना चीज मिलती थी, उसको तुरंत आप ऑनलाइन बेच दो, ठीक है, तो उसमें आपको 2 पैसे 3 पैसे से प्रॉफिट मिलता था। अब लोग उसके जंजाल में फंसे, उन लोगों ने उसे बिजनेस करना शुरू किया, तो जब वो लोगों की संख्या बढ़ने लगी और पैसे ज्यादा हो गए तो वो ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो एक मतलब ये इस प्रकार के फ्रॉड भी इनमें चल रहे हैं। तो इन ऐप्स की सुरक्षा के लिए अभी 2022 में इन्होंने एक प्ले स्टोर सुरक्षा ऐप, ऐसा कोई इन्होंने कानून पारित किया 2022 के अंदर पीछे, तो उसको लेकर भी इसकी सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि इसमें जो डाटा जिस जोरों शोरों से स्टार्टअप का प्रचार किया जा रहा गया ना, वो इसमें नीति निर्माण वालों की जो है ना उनकी कोई नीतियां नहीं थी, ना कोई एजुकेशन शिक्षण संस्थाओं में इन्होंने कोई काम किया और न ही मतलब वित्तीय सहायता के मामले में कोई काम किया। बस वो चंद लोग हैं उनको मिल रहा है। उन्होंने पहले भी, क्योंकि अमेरिका के अंदर 80 भारतीयों को माना जाता है स्टार्टअप की दुनिया में यूनिकॉर्न, 80 भारतीयों के यूनिकॉर्न थे माना जाता है। उसी लॉन्च पे ये चल रहे हैं और वो चाइना की +1 की नीति है, वो उस पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब उसमें रघुराम गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने 30-40 साल पहले अडॉप्ट की थी, हम आज उसको अडॉप्ट कर रहे थे, हम तो बहुत पिछड़ गए इससे। इससे बेहतर है कि आप लोगों को सब्सिडी दे रहे हो, ये आप एजुकेशन पे खर्च करो ताकि बच्चे स्किल होके निकलेंगे तो सबसे ही रोजगार की बात या रोजगार को पैदा करेंगे। बच्चों के पास स्किल नहीं है, लोगों को आप बिना मतलब तेल निकालने के लिए बढ़ियों को सौंप रहे हो। हालात ये है कि बीटेक एमटेक किया हो बच्चा आज बदुआ मजदूर की जिंदगी जी रहा है कंपनियों के अंदर। थैंक यू। चलो ये बहुत बड़ी बात है कि हैंड होल्डिंग जो सरकार का जो लिखा हुआ तो है डॉक्यूमेंट में, और ये भी लिखा हुआ है कि कॉलेज लेवल पे इंक्यूबेटर जो है या रिसर्च सेंटर है वहां इंक्यूबेटर इन्होंने लगा रखे हैं। अब वो कैसे उनको ट्रेनिंग देते हैं, क्या देते हैं, जैसे मान लो शहद इकट्ठा, गांवों के अंदर बहुत ज्यादा है स्कोप, लेकिन हैंड होल्डिंग का मतलब ये है कि आप उसको हाथ पकड़ के उसका मार्केट के अंदर माल बिकवा दो, या तो ये कोई मेथड हो। जैसे चाइना ने काफी कुछ प्रयास किया इस मामले में। भारत क्या है कि ओपन मार्केट में उस स्टार्टअप वाले आदमी को लॉन्च करके फेंक देता है। तो जो पहले उनका आदमी पहले फोर फादर्स उनके उसमें एस्टेब्लिश है तब तो वो सेट हो जाता है। दूसरी साइड में यदि अकेला आदमी यदि इसमें तड़पता है तो उसका माल बिकता नहीं है, या उसका आइडिया चलता नहीं है, या उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई ढांचा बनता है तो वो चलता नहीं है। अब हम ये से कोऑपरेटिव माइंडसेट से कोई बात सोचें तो वो भी फ्लॉप गेम है, क्योंकि आपस में हम इस तरह से जुड़े हुए नहीं है। बाकी एक स्टार्टअप इस तरह का भी हो सकता है कि हम कोऑपरेटिवली इस तरीके से हम सेटअप खड़ा कर लें, वो भी एक स्टार्टअप है। लेकिन ये नाम मात्र का कि हैंड होल्डिंग आप नहीं कर रहे हो। हैंड होल्डिंग या तो उपभोक्ता करे उसका, वो भी कर नहीं रहा, भाई मैं माल तेरे से ही खरीदूंगा, वो भी नहीं, क्योंकि वो क्यों खरीदे।
सरकार इस मामले में हैंड होल्डिंग नहीं करती कि जहां आपका माल रुकेगा, ब्लॉक होगा, हम उसको ले लेंगे। जैसे खादी भंडार फेल हुआ, सरकार ने बीच में ऑर्डर निकाला कि आपका नहीं हो तो सरकार के बिकाएंगे हम, कि ये अलमारियां बन रही थी या खादी के कुछ बन रहे थे या कुछ पर्दे थे, ऐसे करके खादी को चला रहे हैं। ये कहने का मतलब जहां हैंड होल्डिंग का सिस्टम नहीं है, वहां सिर्फ आप ब्याज दे करके बाजार में लॉन्च करके और स्टार्टअप को स्थापित करना चाहे इंडिविजुअल आदमी, तो बहुत मुश्किल है। अरविंद जी, आप खेत में हैं, आपका क्या आइडिया सोच सकते हैं? आपको यदि एज ए इनोवेटर ये सोचा जाए, आप अपने बच्चे को कहो यार ऐसा काम करो, ये सरकार यहाँ दे रही है, कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, 1,23,000 हुई, आप वाली होगी तो 1,23,001 हो जाएगी, क्या हम सोच सकते हैं इन मामले में? और सुवालाल जी, आप मुझे सुन रहे हो तो बीच में थोड़ा सा कभी भी आप बताना, क्योंकि कहीं हो सकता है। हाँ, बोलिए अरविंद जी, आप माइक खोल के। हाँ देखो हनुमान जी, मैं तो इस सार पे पहुंचा हुआ हूँ। इन्होंने ये स्टार्टअप से लेकर के ये जो चीजें करी हैं, ये अपने खास आदमी जो बिजनेसमैन है, उनसे जो रिलेटेड आदमी है, सारा नेटवर्क इनका है, उनके लिए है। अपन लोगों को कोई करके देख लो, किसी में हिम्मत है तो पता लग जाएगा उसको। अपने आप मेरा ये सोच है कि जो समझ है, सोच से काम नहीं चलता है, समझ से, जो मैं देख रहा हूँ, जो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, जो उससे ये इनके लिए है। और ये अपने आदमियों के लिए बनाते हैं, पैसा कमाने के लिए स्कीम बनाते हैं, और वो अपने को भी दिखाते थे, देखो ये कर रहे हैं। अब अपने वाला आदमी बेचारा पैसे लुटा के भले ही आ जाओ उसमें, और कुछ नहीं है। मेरे सार की बात इतनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यदि आप नहीं करो तो सरकार की मंशा जो है धार्मिक रिलीजियस टूरिज्म में है। रिलीजियस टूरिज्म में मंदिर एक जगह है अपने आप में, आप मंदिर के सिवाय ऐसी कोई नाटक मंडली बनाए, नाचे गाएं, कुछ ऐसे गाने रचित करके उसके अंदर आप जो एंट्री होती है मंदिर का, जैसे पास में हो, जैसे कई कई ऐसे गांव में काफी टैलेंट है, उसका एक नेटवर्किंग सिस्टम हो, उसको उस तरीके से जोड़ा जाए, खेती से जोड़ा जाए, गांव को कौन से आइटम में किस तरह से जोड़ा जाए। शहर का तो लिंक है, शहर को इन्होंने कुछ किया है, वहां पे एस्टेब्लिश जो भी है लोग, उनके अंदर वो लोग जमाए हैं। तो अब चैनाराम जी, आप अपनी बात को, सुवालाल जी आपको जहां भी यदि हो तो आप जुड़ने की कोशिश, जुड़े हुए तो हैं आप, लेकिन पता नहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम है या आप ट्रेन में है कहीं। हाँ साहब, मैंने इसमें 2-3 बातें अब शेयर करूं। एक तो सब मानसिकता बदले अपनी। अपन क्या लेबर काम को सर छोटा समझते हैं भाई, कि ये तो मजदूरी कर रहा है उसको सब। अब जैसे मैं पचपदरा रिफाइनरी की बात बताऊं, यहाँ पर स्थानीय को ये कोई रोजगार नहीं मिला, क्योंकि स्थानीय सिर्फ ऑफिस में बैठ नहीं चाहते हैं, भले ही योग्यता हो भले ही नहीं हो। अब रही बात स्वरोजगार की, अब जैसे बकरी पालन ले ले, मेरे ससुर जी खुद ही वो 10 बकरी उन्होंने रखी है 2 साल से, और घर पे गवार वगैरह बोते हैं, और उसका चारा ही वो बकरी खा लेती है, और सालाना 1 लाख रुपए कमा लेते हैं वो। तो मेरा तो ये है कि भाई सब लोगों को बड़े रोजगार या जैसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, तो अपन एक मानसिकता ही बदले, श्रम को भी बड़ा माने। अपन छोटा सा श्रम हो, बकरी पालन ही हो, भेड़ पालन, इसको भी अपन उच्चतम माने उसको। अपन आजकल अब प्रवृत्ति क्या है, जैसे बकरी पालने वाले के तो लोग रिश्ता ही नहीं करते हैं, वो बकरी पाल रहा है। तो ये है मेरा मोटा मोटा आइडिया। धन्यवाद साहब, राम राम साहब। चलो ये बात ठीक है, लेकिन देखो स्टार्टअप एक तो होता है कि जो आपने बात कही वो इंडिविजुअल एक फैमिली की बात हुई। स्टार्टअप एक ऐसी चीज है जो इनोवेटिव तरीके से हम ऐसी चीज करें, जैसे हमने ये सोचा कि या तो भाई ये लॉजिस्टिक जो है हम पशुओं से, ऊंटों से, इस तरह से करके एक नया कोई मॉडल लॉन्च करें। धार्मिक पॉइंट पे भी हमने ये सोचा कि ये धर्म के नाम पे जो अंधे लोग हो रहे हैं उनको किस तरीके से हम इसको करें, या हमारे दैनिक दिनचर्या में जो चीजें आ रही है, जैसे कि आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो बैग है, बैग एक ऐसी चीज है जो जुलाई होते ही बच्चों के लिए बहुत कुछ काम आता है। लेकिन प्रॉब्लम जो नवीन ने बताई वो है कि उस स्टार्टअप के वो बनाता है बैग 50 रुपए में, तो वहां पे उसको 30 रुपए में भी वो उसके तो बन जाएगा, वो कुछ प्लास्टिक नकली इस तरह से डाल के अपना तरीके से कर लेगा। यानी कुछ ऐसी नई बात हम खड़ी करके और गांव को कैसे करें। बाकी पॉसिबिलिटी जो है ना, वो बड़ा टिपिकल गेम है, वो हो गया कि हम किसी की हाथी के कंपटीशन में यदि कछुए, ये छोटे छोटे जानवर घूमते हैं तो वो बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है। तो हमें माइंडसेट बदलने की बात आपने बिल्कुल ठीक बात कही, लेकिन माइंडसेट के अंदर ये बात भी ध्यान रखने की है
कि कोरा माइंडसेट में पार नहीं पड़ता। हम अपने आप में फाइनेंशियली हो, हम इसमें कुछ अपनी तरीके से फैला सकें इस बात को, ताकि हमारे बच्चे कमा के खा लें उसमें। हाँ नवीन, सही कुछ बात है। आप कहना चाह रहे? हाँ सर ये कह रहे हैं कि भाई माइंड सेट किए, कह रहे बकरी पालन, क्या स्टार्टअप से पहले बकरी पालन नहीं होता था? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जीएसटी लगने से एमएसएमई सेक्टर तबाह हो गया। अब ये एमएसएमई सेक्टर को उठाने के लिए इस तरीके के ये नए नए नाम दे रहे हैं हमें, बाकी बात तो वही है। दूसरी बात ये, अब मान लो कि ये कह रहे हैं, मैं एक सोचूं, मैंने एक चप्पल मेकिंग की मशीन मेरा एक दोस्त लेके आया, मशीन ले आया वो, और उसने ला करके बनानी शुरू कर दी। अब वो मार्केट में जा रहा है, लेकिन उसकी जो खर्च है वो कम से कम 60 रुपए खर्च बेच रहा है, 60-65 रुपए। वो 100 रुपए की बेच रहा है, लेकिन उसका मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट इतना मजबूत नहीं है कि लोग बिलीव करें कि यार ये चप्पल अच्छी है। अब उसके सामने रिलैक्सो और ये तमाम जितनी भी चप्पलें हैं, ये आप मार्केट में आ गई, तो वो खरीदने 100 रुपए में वो मिल रही है, 100 रुपए में वो बेच रहा है, तो उसको तो बेनिफिट हो नहीं रहा, क्योंकि उसकी तो लागत है। और इनका सिस्टम इतना मजबूत है कि ये लोग मतलब उसमें ये तो अपने जो कहते हैं ना कि इनका जो रिजेक्शन होता है उसका भी यूज कर लेते हैं, जबकि छोटे स्टार्टअप वाला तो रिजेक्शन भी यूज नहीं करेगा, उसका तो रिजेक्शन भी निकल जाएगा। तो इनके पास तो संसाधन है, छोटे स्टार्टअप वाले के पास संसाधन भी नहीं है, तो मार्केट में नहीं टिक पाएगा, इसलिए वो फेल हो जाएगा। बात तो ये है ना। चलो ठीक है, मैं अब जशन से एक सवाल लेके जा रहा हूं। जशन, मेरा एक सोच है, ये सोच ये है कि दुनिया के अंदर सब चीजें होगी या कंपटीशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आदमी को भोजन के लिए चाहिए, भोजन तो चाहिए। भोजन में भी हर आदमी अपने पोते को शुद्ध भोजन खिलाना चाहता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर एक के ट्रूथ है। हम इस सप्लाई चेन में, जैसे आपने कह दिया कि भाई मेरा कोई सर्कल है, मेरा भी यही हाल है कि मेरा एक सर्कल है जो मेरे से चीजें ले जाता है। तेल है मेरे पास में, जीरा है, और दे दिया, जैसे जीरा मैंने आपके वहीं भी भेज दिया था, यहाँ से जोधपुर आए थे, भेज दिया, हो गया, पैसे हो गए। ये कोई स्टार्टअप का फंडा नहीं है। हम यदि एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करें, जिस सोसाइटी को पहले एड डालें, आप एक टेक्नोक्रेट हैं, हायर एजुकेशन में कर रहे हैं और आईआईटी से जुड़े हुए हैं, तो इस बात का डिस्कशन करें कि ये जो फूड है, उस फूड की प्योर शुद्धता के तौर पे एक सप्लाई चेन का ऐसा सिस्टम बने कि वो लोगों तक एक्सेस हो जाए कि यहाँ ये चीज उपलब्ध है, यहाँ ये चीज उपलब्ध है। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट का जो फंडा है वो एक नेगेटिव पॉइंट है इसके अंदर। जब आपके गेहूं मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे, मेरा तेल आप तक नहीं पहुंचा रहा, या मेरा जीरा पहुंचना है तो वो सुखदेव जी यहाँ आए हुए थे, मैंने पैकेट दे दिया, वो इतना ही हुआ, बाकी मैं नहीं पहुंचा सकता पंजाब में आपको। अब इसके अंदर हम इस एआई का और इस जो भी ये टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसका यूज करके कोई ऐसा चीज हो जिसके अंदर हम अपने लेवल पे अपने तरीके से, क्योंकि इसके अंदर कौन कौन से स्टेक होल्डर है कि ट्रांसपोर्टर है, तो ट्रांसपोर्टर हम खुद अपने लेवल पे ले सकते हैं। भाई कुछ गाड़ियां आपको पंजाब में हो, कुछ गाड़ियां राजस्थान में हो, इधर वाला माल वहां ले जाए, इधर वाला यहाँ ले जाए, 50% हो जाता है। तो ऐसा एक ढांचा बनने की जब इसमें जरूरत है, जो शुद्ध भोजन जो है, वो शुद्ध आहार और शुद्ध विचार का एक हमने फंडा दे रखा सामाजिक सहकार के नाम पे, तो क्या इस पे कोई एक ऐसा स्टार्टअप खड़ा किया जा सकता है? आपके फादर भी यही काम कर रहे हैं, मैं भी यह काम कर रहा हूँ, मनीराम जी यही काम कर रहे हैं, अरविंद जी यही काम कर रहे हैं, राम प्रसाद जी जुड़े हुए यही काम कर रहे हैं। क्या एक ऐसा मॉडल आप सोच सकते हैं अपने आईआईटी के साथ बैठकर, आज थोड़ा सा डिस्कशन के तौर पे अपना कुछ आइडिया, या इसमें प्रॉब्लम हो उसको खुले रूप में अपनी बात को रखें? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह के ग्रुप बहुत सारे हैं। जैसे आपने इससे पहले एंड प्रोडक्ट की बात की थी कि हम कुछ चीज बना के उसके बाद उसकी मार्केटिंग करें, तो एक ग्रुप है हमारे साथ में जुड़ा हुआ। वो शुरू तो रॉ मटेरियल से किया, उन्होंने रॉ मटेरियल से शुरू किया, एक अपना ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना के चंडीगढ़ साइड में, क्योंकि ज्यादा अर्बन एरियाज के लोगों को ही ऐसा चीज का डिमांड रहता है। और उसके बाद में उन्होंने फिर
उनको डिमांड आया कि हमको फला चीज बना के दो, हमको अलसी के लड्डू बना के दो, हमको खोए के लड्डू बना के दो, हम आपसे लेंगे। तो उनका यही होता था कि वो एक हफ्ते का ऑर्डर ले लेते थे, और वो उनका फैमिली लगा हुआ है उसमें पूरा, तो वो अलसी के लड्डू या फिर बेसन के लड्डू या फिर बेसन की पंजीरी, या फिर अभी जैसे सर्दी है तो सरसों का साग बना के ले गए वहां पे, वीकेंड में एक मार्केट में उन्होंने अपना शॉप लगा लिया, और वहां पे वो हाथों हाथ बिक जाता था उनका, कि उनका, क्योंकि ये उनको एक तरह से फेद था जो वहां पे लोग आते थे ना, कि इनका जो मकई है या सरसों है ये सारे का सारा नेचुरल है। तो इस तरह से आप यहाँ पे हमारे जो ग्रुप है, अब उसमें इसमें सर ये चीज हो जाती है कि हम एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज चीजें करते रहते हैं। जैसे हमारे पास में मकई आया, हमने मकई लगाया था इस बार, हमारे पास में हुआ, उनको जरूरत थी तो वो हमसे मकई ले गए। या फिर हमारे एक साथी हैं इधर हरियाणा में, तो उनके साथ में हमारा इंटरचेंज होता रहता है, वो कई बार आके यहाँ से गेहूं लेके जाते हैं और उनके यहाँ से हम चना लेके आते हैं। तो ऐसे इनफॉर्मली जो है इस तरह का जो कॉपरेशन है वो किया जा सकता है। उसके अलावा आप देखो कि जो वहां पे बिजनौर में जीवन विद्या वाला ग्रुप है, आप जानते हैं, तो अब उनके पास वो शुगर केन होता है ऑर्गेनिक, तो वहां पे शक्कर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, और वो जो थोड़ा ब्राउन शुगर होता है वो बनाते हैं। तो हम ऑर्डर देते हैं काफी बड़ा उनको। तो एक हमारे लहरा गागा में भी एक शॉप है, वो भी उनसे सामान मंगाते हैं, तो उनका कोई 10 क्विंटल का जो माल है वो मंगा लेते हैं, वो बिल्टी करवा के ट्रेन के थ्रू वहां यहाँ पे भेज देते हैं। तो इस तरह से इंटीग्रेट, मुझे ये लगता है कि कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह का कोई बड़ा स्टार्टअप बना के ही इस तरह से इंटीग्रेट हो। मतलब जो लोगों को, अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी चीज की जरूरत है किसी को, वो हमने एक बार ले आए और लेके आके वहां यहाँ पे एक उनका सिस्टम बन गया। जैसे वो जीवन विद्या वालों का जो ये शक्कर है या गुड़ है यहाँ पंजाब में बहुत पसंद आया, तो अभी अगर 5 क्विंटल मंगा रहे हैं, अगले साल 10 क्विंटल बोलेंगे उनको, 15 क्विंटल बोलेंगे उनको। तो इस तरह का जो एक तरह से ये है ना इंटीग्रेशन जो है, हम अपने लेवल के ऊपर में कर सकते हैं। एक जोधपुर का मैं उदाहरण दूं आपको, मुझे याद आ गया, भूल जाऊंगा बाद में। जोधपुर में एक सिस्टम है कि आप कोई पिकनिक मनाने जाते हैं ना, तो एक होटल है, उस होटल वाले को आप सब्जी का कह के, जैसे आप जाओगे पिकनिक मनाने तो वहां सब्जी बनाओगे, तो सब्जी बच जाती है, तेल बच जाता है, हल्दी बच जाती है, तो वो लपड़ा नहीं है, कुछ नहीं खरीदना आपको। उसको इतने किलो हमें हल्दी की सब्जी चाहिए, इतने किलो केर सांगरी की चाहिए, इतने किलो आलू मटर चाहिए, वो देता है, उसकी रेटें बढ़ा दी उसने, उसके तो मटेरियल दोबारा काम आ जाता है। तो पूरे जोधपुर में कोई पिकनिक मनाने वाला आदमी हो तो रोटियां तो वहां सेकते हैं, वो वहां बैठ जाते हैं पिकनिक के तहत, माटी बना ली या रोटी बना ली जो भी होगी, बाकी वो सब्जी वहां बना लेते हैं। तो हमारे जो एंड प्रोडक्ट है ना, कुछ एंड प्रोडक्ट जैसे शादियां हैं, शादियों के अंदर एंड प्रोडक्ट बहुत लॉस होता है। तो ऐसे हम यदि स्टार्टअप खड़े करें कि भाई आपको सब्जी बड़ी बनाई मिलेगी, या कौन सी सब्जियां हैं आप ऑर्डर दे दीजिए, आपको सप्लाई हो जाएगी इतने पर्टिकुलर रेडियस में, या वो लोग जाके अपना बना लेंगे, उनके वो सामान काम आ जाता है। हम क्या करते हैं, हल्दी अलग खरीदते हैं, धनिया अलग खरीदते हैं, तेल अलग खरीदते हैं, रसोइयों को ला के देते हैं, रसोइया उसमें कम ज्यादा डालता, फिर बच जाती है, फिर छोटे छोटे पैकेट लेकर के कई दिन से चूहों को परोसते रहते हैं। तो वो बीमारी बिल्कुल नहीं। आपको खाना हो तो ये किसी ने दिमाग लगाया ही था कि यार सब्जी की बड़ी बीमारी है, तेल बच गया, क्या करें अब यार साहब अपने। अच्छा पिकनिक मना रहे हैं तो सामूहिक होती है, तो तेल को कोई बंटवारा भी नहीं होता। तो ये दिमाग उनका एंड प्रोडक्ट में चला, फूड प्रोसेसिंग में। ऐसे कई चीजें हैं, जैसे शादी में मैं सोच रहा हूं कि हम यदि ये करें कि भाई जनरली जो सब्जियां बनती है उन सब्जियों का स्टार्टअप खड़ा करें कि भाई ये जो है हम जो है करेंगे और वहां सब्जी मिले, और 20 किलो में है तो गर्म करने के अंदर नीचे आप लगा दो चूल्हा, अपना गर्म करते रहो और रोटियां वहीं पका करके वहां अपना बना के खा लो। अपने जैसे मिठाइयां भी तो बाहर से आ सकती है, हम मिठाइयां भी वहां प्रिपेयर करा रहे हैं, तो उस तरह से मिठाइयों का तो कुछ ज्यादा ऐसा है, उसमें भी बचता है। तो इस तरह से एंड प्रोडक्ट के बारे में सोचा जा सकता है। एंड प्रोडक्ट के अंदर हमें ये भी एक अवेयरनेस हो स्टार्टअप की कि भाई ये सेकंड नंबर का, जैसे कोई माल बचा, कोई मिठाई बची, उसको सेकंड नंबर में बेचने के अंदर भी हम कहीं भी काम ले लें, ऐसा माइंडसेट भी कर लें। तो राम सुवालाल जी, आप
जुड़ गए हों और सुन रहे हो हमें, तो इन सब चर्चाओं पे आप कोई एक अपनी टिप्पणी। सुवालाल जी, मुझे लगता है कि ये प्रोफेसर सब ट्रेन में कहीं यात्रा में है, शाम तक घर पहुंचने की। चलो राम प्रसाद जी को ले लेता हूँ। राम प्रसाद जी ले ले, आप कहीं बस में वगैरह है तो वो डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं, कोई सारी आवाजें आएगी लोगों की भी। राम प्रसाद जी, आप क्या सोचते हो कि यदि आपको कोई ऐसा कोई इनोवेशन या इनोवेटर या कोई ऐसी चीज या ऐसी कोई चीज जिसको सुखा के या इसका प्रोडक्ट बना के एंड प्रोडक्ट के रूप में दिया जाए, जैसे आपकी मेथी है नागौर की, तो सेठ ने तो फटाक से आपके मेथी लेकर के पैकिंग करके सुखा के ड्राई लाया, सुखा के बड़ा मार्केट, इससे कंपटीशन तो है आपका, लेकिन आप इस कंपटीशन के सिवाय और कोई साइड में कैसा कर पाते हैं? कोई आइडियाज हो, इस तरह की बात हो, या ये घोषला ही है हम तो खेती करें और चलाते रहें, यही चलेगा हमारा तो धंधा? तो राम प्रसाद जी। ये भी शायद सिक्कर गए हुए हैं पोतों के पास में, आज वैसे होली के कारण से सब बिखरे हुए हैं। तो सुनील भाई अब आप बताइए, फिर हम एंड करेंगे, और से साथी एक दो जुड़े हुए हैं उनको लेकर के। सुनील जाजड़ा, आप कोई बात अपनी रखो। इतने बड़े चिंतन में हमने जो बात रखी उसके बारे में कोई बात आपके दिमाग में आई हो तो आप अपनी बात को रख दीजिए। सुनील जी साहब सुन नहीं रहे, ये सब्जी वाला आइडिया सर बहुत अच्छा लगा, शादी ब्याह में ये बहुत अच्छा लगा हमारे को। ये हाँ, ये जोधपुर में कई दिनों से चल रहा है। मेरा हाँ, एक बहुत मित्र अच्छा। था, उसने कहा यार कि सब्जी तो वहां से ले लेंगे। मैंने कहा यार कौन बनाएगा क्या? अरे के बनी बनाई मिलती है वहां, आप तो ऑर्डर दो, 1 घंटे के अंदर अंदर बना के पहुंचा देते हैं वो, कि हमें ये सब्जी चाहिए, वो खरीद उनका तो काम आ जाता है दोबारा दूर से जगह, बिल्कुल। उनका तो काम जो है वो इस तरीके से सेट है। मैंने कहा यार अच्छा, इन्होंने अच्छी दुकान खोली है, तो बहुत ढंग की बात खोली। अच्छा, कई ऐसे फूड प्रोसेस है जिनके अंदर क्या कि वेस्ट होता है बीच में, एंड प्रोडक्ट में भी वेस्टेज होता है, तो उसका कुछ और प्रोडक्ट बनाया जाए। वो कोई वेस्टेज का जो प्रोडक्ट है ना, कि भाई ये चीज अब बेच के इसको अंदर हम ऐसे इसमें ये मिला करके इसको ये प्रोडक्ट लाया जाए, ये ऐसा किया जा सकता है। हाँ सुनील भाई, कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ नवीन, कुछ कह दीजिए आप। जसन जी ने एक बात कही ना कि भाई हमने एक ऐसी सिस्टम बनाया है, ऑन डिजिटल सिस्टम बनाया है, जहां से हम लोग हमें रिक्वायरमेंट डालते हैं और कभी कोई चीज आइटम की, कभी कोई आइटम की, और वो हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहूंगा कि सर चलो ठीक है आपने बना, लेकिन गांव का क्या किसान ये कर सकता है भी? ये वो अपनी वेबसाइट लॉन्च करे या कोई ऐप लॉन्च करे? क्या इतना एडवांस टेक्नोलॉजी गांव तक पहुंच गई है? अब हनुमान जी तो यहाँ पर अपने बात कर रहे हैं तो इनकी तो नेटवर्किंग टूट रही है, क्लियर साफ आवाज भी नहीं आ रही। तो क्या गांव में ये चीजें पॉसिबल है आज, मतलब ये टेक्नोलॉजी के मार्फत? जसन जी। जी सर देखिए, यहाँ पे अगर मैं पंजाब की बात करूँ ना, तो ज्यादातर बच्चे जो हैं मैं देखता हूँ कि उनको नॉलेज है इस चीज का। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो जैसे BCA वगैरह कर रहे हैं, जिनको एक बेसिक नॉलेज है जो फोन का या फिर प्रोग्रामिंग का या और चीज है। तो ऑब्वियसली अगर उनको कोई ऐप एक तरह से वो बाहर से बनवा लें या फिर वेबसाइट डिजाइन करवा लें, तो उसके बाद में उनको एक बार अगर ये दे दिया जाए, जैसे मैं अगर एक बार मैंने ऐप किसी से डिजाइन करवा लिया और वो डिजाइन करवाने के बाद में एक ऑपरेट ही अगर करना है, तो ऑपरेट करने लायक बच्चे यहाँ पे हैं बिल्कुल। और दूसरी बात एक ये भी है कि जो इंटरनेट फैसिलिटी काफी अच्छी है यहाँ गांव में, मेरे गांव में 5G आ रहा है, तो वो भी कोई इशू नहीं है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है, और आप देखिए थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दे बच्चे को जिसको बेसिक नॉलेज है, जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, तो ऑब्वियसली ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और बात फिर यही आती है कि ऐसे मेरे गांव में बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनको मैं जानता हूं कि जिनको अगर ऐसी कोई ऐप बना के उसके बाद में मैं ट्रेनिंग दे दूं कि इसको ऐसे ऑपरेट करना है या फिर ऐसे हिसाब से इसको ये चलाना है, सब तो आता है उनको। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास यहाँ गांव में एक तरह से ह्यूमन कैपिटल का भी इशू नहीं है और इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी कोई इशू नहीं है। और वेबसाइट भी जो है कोई वो इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर एक बार सिखा दिया जाए किसी को जिसको बेसिक नॉलेज हो
हाँ, किसी को बिल्कुल, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो कंप्यूटर का, वो बात अलग है। नहीं, दूसरी बात आप सर, आप कह रहे हैं चलो आपकी यहाँ सर्विस, टेक्नोलॉजी की सर्विस अच्छी प्रोवाइड है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर आप टेक्नोलॉजी की सर्विस प्रोवाइड नहीं है। दूसरी नहीं, बात, जैसे मान लो अपने ऐप बनवाया, अब एक मिनट सर, ऐप बनवाया तो उसकी ऊपर भी ये 30% का चार्ज करते हैं, जैसे एंड्रॉइड वाले और गूगल प्ले स्टोर वाले वो। हाँ, बस यहाँ नहीं पर सर, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो ये सारे का सारा जो है ये एक तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप है। ये कोई ऐप या किसी वेबसाइट के थ्रू लॉन्च नहीं होते हैं। अब जैसे चक्कर वही है ना कि आपके पास में कुछ लिमिटेड रिसोर्स हैं। देखिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर 5 एकड़ का खेती करने वाला कोई फार्मर है, तो वो कितने लोगों को कोई बात चीज प्रोवाइड कर सकता है, वो एक लिमिटेशन है उसकी। हाँ, अगर कोई बिचौलिया है, वो जरूर है कि वो 100 फार्मर 200 फार्मर के साथ में वो कर सकता है। लेकिन अगर मान लो कोई एक फार्मर है जो 5 एकड़ का खेती या 6 एकड़ का खेती करता है, और उसको एक लिमिटेड वो मिलता है मैनुअली, और वो मैनुअली नहीं, वहां से ऑर्डर लेके और मैनुअली उसने वहां पे नहीं, जाके वो अब किया, नहीं, और जसन उसको जसन उससे अब भी प्रॉफिट आ रहा है, तो जसन मैं उस केस जसन की बात कर रहा हूँ। जसन देखो, अब हम जो इसको सेशन को एंड पे ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जी सुवालाल जी का भी नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। मैं अब इसमें चाहता हूं कि ये आईटी से जुड़े हुए नवीन जी हैं, आप दोनों जुड़े हुए हो, एक ऐसा हमें ऐप टाइप या ऐसी कोई एक सिस्टम बनाओ, जिस सिस्टम से हम 5 गांवों पे ट्रायल बेस करें कि इन गांवों में ये चीज है, और ये तो इनकी सप्लाई के तहत है इनकी, और डिमांड का हो उसके अंदर भी ले लिया जाए कि इन गांवों की डिमांड ये है। जैसे मैंने मोटा मोटा अब ये किया था कि भाई हम घी को और तेल को, दो को पकड़ लें। यदि घी में भी बहुत नकली वाड़ा है और तेल में भी बहुत नकली वाड़ा है, ठीक है ना, तो इन दोनों को हम यदि लें तो वहां पे ऐसा एक पोर्टल बनाया जाए, एक स्टार्टअप ऐसा बनाया जाए, क्योंकि घी तो नकली वाला पाम ऑयल मिलके हो रहा है, तेल हमारे वहां पे इंपोर्ट हो रहा है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम इसमें लें। तो ऐसी सब परिस्थिति में हम सोच रहे हैं कि इस पे आप दोनों आगे बढ़ना, क्योंकि इस सेशन में भी वो शायद अरविंद जी ने वो उस पे डाल दिया, इसलिए ये सारे मेरे प्रति मिनट 1-2 आदमी आ रहा है, आप लोगों को पता नहीं लग रहा है, लेकिन आज मेरा सेशन में कंट्रोल किए बैठा हूँ। ठीक है ना, हम क्या क्या कर लें, अच्छी सी बातें करें तो लोग करने नहीं दे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का, एआई का फायदा लोग उठा रहे हैं। हाँ राम प्रसाद जी, अपनी बात को कहो तो अपना जल्दी कहो, वरना हम बंद करेंगे, क्योंकि लोग बड़े चिंतित हैं मेरे अंदर घुसने के लिए यहाँ। और मैंने जो हाँ बात सब कही थी आपको, जशन और नवीन जी, मैं आपको नवीन जी नंबर भेज दूंगा जशन के, आप दोनों बात करके एक ऐसा एक स्टार्टअप खड़ा करो, जो स्टार्टअप हमें 10-20 लोगों को जोड़े, या कोई क्लब टाइप कैसे ही कोई हो तरीका, उसके अंदर कौन कौन से डेटा आएंगे किस तरह से। हाँ राम प्रसाद जी। हाँ, सबको धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा। देखो, जसप्रीत जी ने और नवीन जी ने जो बातें बताई है ना, वो तो बहुत ही तथ्यात्मक है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो सरल भाषा में कर रहा हूँ साहब, कि जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लें और व्हाट्सएप ग्रुप में हम 200-250 आदमी जुड़ जाएं, और वो आगे मल्टीप्लाई होते रहेंगे। हमारे यहाँ राजस्थान में देखो, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही जैविक चीजें हैं, जैसे आपने भी चर्चा की, केर, सांगरी, कुमटिया और काचरा। एक फिरोजपुर के सरदार हैं, वो 5-6 लाख रुपए कमाते हैं केवल काचरा, जबकि वहाँ फिरोजपुर में काचरा हमारी तरह ज्यादा नहीं होता है। वो ज्यादातर कनाडा, अमेरिका और जर्मन भेजते हैं अपने यार दोस्तों में, और 5-10 लाख रुपए की वो कमाई एक साल में कर देते हैं। अचार भी भेजते हैं, सूखा भी भेजते हैं, छोल करके भी भेजते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये कंकेड़ा है, कंकेड़ा तो डायबिटीज की रामबाण दवाई है, और वो प्योर नेचुरल है, और वर्षा के जल के बिना उगता भी नहीं है। तो ग्वारफली है, टींडसी है, इनको हम सुखा करके मार्केट डेवलप करके आराम से बेच सकते हैं। और हम आगे आ ही नहीं रहे हैं बच्चे हमारे, और इसमें हमें ज्यादा कोई ऐप बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर हम 200-250 आदमी आ जाएं, उससे मल्टीप्लाई हो गए 1000 आदमी हो जाए, तो हम जितने भी लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं उनका माल तो एक दिन में बिक जाएगा और सबको शुद्ध माल मिल जाएगा। धन्यवाद।
मेरा एक सवाल है साहब। हाँ हाँ, सवाल ये साहब, ये मैंने मेरे मित्र से सुना है, केर का पौधा ऐसे जनरली लगता नहीं है, कोई पक्षी उसको खाता है केर के फल को, फिर वो बीट करता है, फिर होता है, इसमें कितनी सच्चाई है राम साहब जी, थोड़ा इसको वर्णन करें। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और वो बीट करता है तभी उगता है। जैसे एक हमारे यहाँ पेड़ होता था इंदोकड़ा, उसको खाने वाला पक्षी मर गया तो वो इंदोकड़ा ही खत्म हो गया। हमारे यहाँ खेतों के पास में हजारों पेड़ होते थे, आज एक भी नहीं। चलो ठीक है। अब हाँ, जशनप्रीत और नवीन, मैं आपको एक होमवर्क टाइप दे रहा हूँ, आप दोनों मिलना, और एक ऐप डेवलपमेंट तो हम इसलिए चाहते हैं कि व्हाट्सएप के अंदर एंट्री ज्यादा, जैसे आज मैं कह रहा हूँ ना, आप कम से कम 15-20 लोग आए होंगे गर्दन निकाली मैंने। अब अच्छे बुरे कौन होंगे मैं निकालता रहता हूँ, मुझे इनमें ज्यादा निकाल दिया मैंने, ज्यादा दिमाग खर्च नहीं किया उस पर। जो भी मैं उसकी आईडी मेरे पास में नहीं है या मैं नहीं जानता हूँ तो मैंने उसको डिनाई कर दिया और नहीं एंट्री दी, क्यों डिस्टर्ब होते हैं अपन लोग। और जो भी बात है, क्योंकि रिकॉर्ड हमने कर लिया है, सारी स्थिति ये है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि हम कहीं तो बढ़े। और आप दोनों टेक्नोक्रेट आदमी हो, ये भी जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जैसे आप तो आईआईटी में रह रहे हैं, इसलिए देखो एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करो, किस तरह से करना चाह रहे हो आप, जिस सिस्टम से भी हो, जिसकी चाबी कुछ लोगों के सिस्टमेटिक हाथ में हो, खुले मैदान में। क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह ये क्या खुले मैदान है, इनको फेसबुक हुई, व्हाट्सएप हुई, ये तो ये कंपेल बिजनेस है। हम ऐसा बिजनेस चाहते हैं जो हमारे बीच में हो और जिसकी गारंटी हो। भाई कोई आदमी इसमें पोस्टेड करवाए ना कोई माल, कि मेरे पास ये माल है, तो उसका बाकायदा टेस्ट होकर के उसमें हो, ताकि पेट बनी रहे। उसमें तो क्या मेरे पास तेल पड़ा, मेरे पास गेहूं पड़ा, वो कहानी नहीं चाहते हम चाहते हैं कि इसके अंदर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर आदमी अपने पोते को अच्छा माल खिलाना चाहता है। ये है, ये हमारा एक स्टार्टअप का फंडा है। उस पे हम स्टार्टअप ये करना चाहते हैं कि उसको हम कौन सी चीज प्रोटीन की कौन सी दें, वो कौन से न्यूट्रिएंट्स दें, कौन सी चीज दें, वो चीज हमारे काश्तकार के पास कैसे हो, उसके अंदर ऑथेंटिसिटी क्या है, उसको अवेलेबल कैसे दिया जाए, उस पोर्टल में वो चीज उपलब्ध हो। तो एक ट्रेडमार्क ठप्पा मार का हमारा एक पोर्टल बने, जिसके अंदर ये हो कि वहां है, इसका मतलब ओके भाई फटाफट ले उस चीज को। जैसे हम इतनी कंपनियों की बात करते हैं, तो टाटा कुछ अपने आप में अलग एक आइडेंटिटी रखता है कि टाटा का माल है, इसका मतलब कुछ ठीक है, उसने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है। अब कम होगा ज्यादा होगा, बाबा रामदेव ने बहुत ट्राई की, लेकिन वो दुकान नहीं जम पा रही, क्योंकि चोर खाना होता है। तो हमारा एक सिस्टम बनाएंगे हम, पोर्टल बन जाए, कुछ लोगों को हम जो है इसमें इस तरह से देंगे, हम बहुत लिमिटेड चीजों का एक बार शुरू करें, जैसे घी को करें। घी एक ऐसी चीज है, तेल एक ऐसी चीज है जो शुद्ध है ही नहीं। तेल बाहर से आ रहा है, जेनेटिक मॉडिफाइड का हो रहा है, पाम ऑयल भी मिल रहा है, सारा कुछ उसमें है, और ये इसमें है। तो हम इस मार्केट को दो का चीज करें, गेहूं या दूध से चीज जो जो इसमें ऐड होती रहेगी। तो यदि हम दो चीजों से स्टार्ट करें कि घी वो उस कंपनी या उस लोगों का या उस नाम का, कुछ भी आप नाम रखो, ठीक है, तो वहां आप उसको ले सकते हो। और इन्हीं सब बातों को लेकर के आज चूंकि हमारा सेशन अब होली है, इसलिए ज्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब आप भी लेट जुड़े, और लेट जुड़ने से कोई रिजल्ट नहीं आ पाता इसमें। इस घी में तो और साहब एक किसी की बात कोई पूछ लूं? बात? हाँ, हाँ, घी में बोल। जैसे हम जैसे लोग ये खल खिलाते हैं साहब, ये जो ये कपास या बिनोला खल जो हमने नागौर से लाते हैं, तो इससे वो मॉडिफाइड होकर के पशु से वापस आ रहा है, उसमें भी वो स्वाद तो नहीं है साहब जो पहले कई साल पहले हम खाते थे घी। देखो इसके बारे में क्या कहना है आपका? और वो शुभ सब लक्ष्मी चीजें मिल का छोटी हम मोटी खल से। लाते हैं, शुभ लक्ष्मी। हाँ नहीं, किसी की खड़ लाओ, जेनेटिक मॉडिफाइड की खड़ है, वो तो जीएम की है, ये कई दिनों से चल रहा है, ये रिसर्च तो है ही। जैसे ये कुछ ऐसे हमें सेंटर बनाने पड़ेंगे अलग से, उनसे ही हमें खरीदना पड़ेगा। आधे कट माल हमारा होगा तो नहीं होगा। हम चाहे बहुत सीमित करें, 1 कुंटल घी यदि हम किसी को सप्लाई करते हैं तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि ये 1000 लीटर तेल हमने इकट्ठा कर लिया या ऐसा कर लिया। तो एक बार हम उस माइंडसेट से काम करेंगे ना, तब ये होगा। एकदम से हम जितना हम करेंगे ना, क्योंकि जब माइंडसेट इस तरह पैदा हो जाता है ना कि हम उसको माल को बेचना, नफा कमाना, उसकी भी एक मीटिंग होगी कि 10% से ऊपर कोई नफा नहीं होगा।
हाँ राम प्रसाद जी कुछ बात कहना चाहते हो कह दो, फिर हम वाइंड अप करेंगे। हाँ हाथ खड़ा किया राम प्रसाद जी आपको, हाँ माइक। हाँ, मैं दागड़ साहब से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये किसानों की लापरवाही है। किसान के पास में पूरा बांटा अपने घर में उपलब्ध है, लेकिन उसकी आदत बन गई है वो बाजार से लाके ही खिलाए। आपके पास वो में तो जब बाजरी अपन है, बहुत हाँ, दूध होता, हाँ, वो अपन नहीं बाजरी पे लेंगे ना बहुत दूध उनसे है। चीजें, हम ऐसी बाजरी है, चीजें इनसे नहीं जौ लेंगे। है, आपका मूंग है, आपका गवार है, इसके अंदर बहुत ताकत है, घी भी आता है, सब कुछ है, लेकिन हाँ हम तो ठीक आदी हो गए ना बाहर से लाने के। ठीक। ठीक। चलो ठीक है, और कोई बात विशेष किसी की बची हो तो क्वेश्चन जवाब अलग है, क्योंकि आज हमारा सुवालाल जी आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, ये दुख की बात है कि कहीं ट्रेन में है, इसलिए आप मुझे पता है कोई डिस्टर्ब में है, या भीड़ भड़ाके में आदमी होता है तो सुन तो लेता है लेकिन बोल नहीं पाता। तो दर्शन भाई अब मैंने जो बात कही उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ कि हम यदि इस तरह का कोई करें, एक स्टार्टअप आज शुरू करें मान लो, तो इसमें फूड बेस का हो और घी उसकी प्राथमिकता हो, या तेल हो, या कोई आइटम और कोई आपके दिमाग में हो तो उसको करें, और उसको बिल्कुल शुद्ध के भाव से करें और वेबसाइट को लॉन्च करें। इसमें क्या सोचते हैं आप? जी बिल्कुल सोचते हैं सर इसके बारे में। वैसे जैसे जो खल वाली बात आई थी ना अभी, तो जैसे हम हमारे घर में सरसों होता है, तो हम खल वगैरह कहीं बाहर से नहीं लेके आते बिल्कुल भी। तो जैसे सरसों का हमने तेल निकलवाया है, और जो हमारे खल होती है वही जो है जानवर को डालते हैं, जो हमारी गाय होती है ना। तो अब बात यही है कि जैसे जानवर के जितने भी इनपुट हैं, तो अगर कोई जैसे यहाँ पे जो लोग बोलते हैं ना कि हमारा जो दूध है वो प्योर नेचुरल है, इसका मतलब ये है कि जो भी खल है या जो भी चारा है वो भी नेचुरल डालते हैं उनको, बिल्कुल वो भी किसी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वाला नहीं डालते। तो इसलिए चाहे आप लिमिटेड जो इनपुट डालो अपनी गाय को, लेकिन जितने भी डालो वो अगर आपके खुद के घर के हो, इस तरह के हो, तो वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू आप मार्केट से कोई खल लेके आओ। मार्केट वाली तो सारी चीजें वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ही मिलेगी आपको। तो ठीक है, और किसी का कोई सवाल, कोई जवाब, कोई बात रह गई हो तो आज हमने ये तय किया कि हम एक स्टार्टअप खोलेंगे, उसका एक डेटा बनाएंगे, उसके कुछ छोटे लिमिट तौर पे अपनी बात को करेंगे, कितना कामयाबी नहीं कामयाबी ये आगे की बात है। तो आप सभी के आने का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज होली थी इसलिए वो संदीप जी आए थे, वो भी आते ही वो 10 मिनट ही रहना चाह रहे थे, वो फटाक निकल लिए, और मुझे नहीं लगता कि ये